हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर स्टार्टिंग हार्ड। और आज मैं आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि 5 से 10 मिनट की जो है वीडियो की लेंथ होगी, क्योंकि आज दो क्वेश्चन है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बस अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठो, जितना भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ नोट डाउन करो और चीज़ों को समझते चलो। अगर आज की वीडियो को आपने ध्यान से सुन लिया तो गारंटी के साथ कह रही हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से गमक प्रकारों को इंगित करें। हुम्फित, नामित, गिटकरी या फिर अचरक। हुम्फित और नामित तो समझ में आ गया है, लेकिन गिटकरी और अचरक, तो गिटकरी और अचरक जो है ये तान के प्रकारों में आते हैं। और अगर आपको तान को समझना हो कंप्लीटली उनके प्रकारों के साथ में, तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। टीजीटी में तान से संबंधित जो प्रश्न था तो उसको मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व किया था, जिसका वीडियो मैंने नहीं डाला है। तो इस वीडियो के नेक्स्ट डे उसका वीडियो भी आ जाएगा। ओके, तो उस वीडियो में आप तान को अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। अभी मैं आपको गमक के बारे में बताऊंगी, और इससे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। बेसिकली गिटकरी और अचरक तो हो नहीं सकता, तो इन दो को अगर आप हटा दो तो आंसर आपके पास आ ही जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1, हुम्फित और नामित। गमक है क्या? स्वरों में जो कंपन लिया जाता है उसे गमक कहते हैं। बेसिकली गंभीरता के साथ स्वरों में कंपन जो लिया जाता है वो गमक कहलाया जाता है। गमकों की संख्या कितनी है? तो भाई 10, 15 और 20। जो ये 10 प्रकार के गमक है ना, ये दक्षिण भारत में प्रचलित गमक है, और जिनके नाम हैं आरोह, अवरोह, डालू, स्फुरित, कंपित, आहत, प्रत्याहत, त्रिपुच्छ, आंदोलित और मूर्छना। दक्षिण भारत में आज भी इन गमकों को इन्हीं नामों से पुकारा जाता है, इनका प्रयोग इन्हीं नामों से होता है। आरोह अवरोह तो हम जानते ही हैं, 1 2 3 4, 4 3 2 1। अगर डालू की बात की जाए तो एक स्वर से दूसरे स्वर को लांघना, यानी बीच के स्वर को छोड़ देना, जैसे कि सागा, सामा, सापा, साधा। मतलब बीच का छोड़ते जा रहे हैं ना, लांघते तो जा रहे हैं। और स्फुरित यानी कि जब हर स्वर को 2 2 बार लिया जाए तो उसे कहेंगे स्फुरित। शिपुच्छम यानी कि हर स्वर को 3 3 बार द्रुत लय में लेना। आहतम यानी कि इसमें 2 स्वरों को आरोह के क्रम में गाना, यानी कि सा रे रे गा गा मामा पापा धाधा नीनी सा। और प्रत्याहम यानी कि इसका जस्ट उल्टा, 2 स्वरों को अवरोह में इसी क्रम में गाना। अब आप कैसे गाओगे? सा नीनी धाधा पापा मामा गागा रे रे सा, जस्ट लाइक दैट। कंपितम यानी कि एक स्वर में कंपन करना, एक स्वर को कंपित करना। और आंदोलितम यानी कि स्वरों को ऊपर नीचे सजाकर गाना। और रही मूर्छना की बात, तो आरोह अवरोह अगर एक साथ कर लिया जाए तो उसको मूर्छना कहते हैं, यानी कि सारे गामा पाधा नी सा नी धा पामा गा रे सा। यानी कि यही हमारी मूर्छना, जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। और अब बारी है उत्तर भारतीय संगीत के गमकों की। पंचदशविध गमक, 15 प्रकार के गमक जो कि हमको प्राप्त होते हैं संगीत रत्नाकर से। तो ये बात भी याद रखो कि गमक का जो स्पष्ट स्वरूप है वो पहली बार हमको देखने मिला था संगीत रत्नाकर से, जिसके रचयिता कौन है? रचयिता है शारंग देव जी। प्राचीन काल में 7 गमक होते थे, लेकिन उन गमकों के अलावा शारंग देव जी ने 8 गमकों को और ऐड किया, जिससे कि ये 15 प्रकार के गमक हमको मिलते हैं, जिनके नाम हैं त्रिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, कुरुला, आहत, उल्लसित, प्लावित, हुम्फित, मुद्रित, नामित और मिश्रित। इनमें भी कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर कंपित की बात करें तो हमको पता ही है एक स्वर पर कंपन देना, और आज के टाइम में जो है ये खटके के समान है। तो जैसे एग्जामिनर अगर पूछ ले कि खटका जो है कौन से गमक का जो है एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल याद रखना कि कंपित गमक है, खटका है। और अगर स्फुरित की बात की जाए
कंपित स्वर में बार बार शीघ्रता से उच्चारण, जिसको हम आज गिटकरी के नाम से बुलाते हैं। तो समझ रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि दक्षिण भारतीय संगीत में जो उनके 10 प्रकार के जो गमक हैं वो आज भी उन्हीं नामों से यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए जो है अभी उत्तर भारतीय संगीत में जितने भी गमकों का यूज़ होता है वो उनके नाम से नहीं होता, उनके नाम बदल चुके हैं। जैसे कि मीण, गिटकरी, कण, खटका, तो भाई इन नामों से जो है अब हम लोग गमक का यूज़ करते हैं। और यही डिफरेंस है वहाँ के गमकों में और यहाँ के गमकों में, कि वहाँ के जो गमक है वो उन्हीं नामों से आज भी प्रचलित है, लेकिन यहाँ के जो गमक हैं वो अब प्रचलित नहीं हैं। बेसिकली प्रचलित तो है लेकिन दूसरे नामों से। अगर आहत की बात की जाए तो इसमें जो है स्पर्श है, मतलब हल्के से स्पर्श करके मूल स्वर पर आ जा रहे हैं, यानी कि कण है, इसको हम कण कह सकते हैं। प्लावित, एक स्वर से दूसरे स्वर पर जो है अखंड रूप से उच्चारण, यानी कि इसको मीड़ कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ लो एकदम अच्छे से। जिस किसी को नहीं पता हो कि भाई मीड़ क्या है, खटका क्या है, गिटकरी क्या है, कण क्या है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोगों को डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखना, ताकि मैं वीडियो को जल्द से जल्द प्लान कर पाऊँ। त्रिभिन्न यानी कि तीनों सप्तकों में जो बजता हो, तीनों सप्तकों में जो है स्वरों का गायन वादन हो, उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे त्रिभिन्न, जिसको आज हम पुकार के नाम से जानते हैं। अगर हुंफित की बात की जाए तो जो हम हृदय में जोर लगाकर गाते हैं उसे कहते हैं हुंफित। आजकल जो है ध्रुपद गायकी में हुंफित गमक का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। लीन यानी कि एक स्वर पर अधिक ठहराव, और मुद्रित यानी कि जो हम मुंह बंद करके कंपन करते हैं उसे कहते हैं मुद्रित। कुरुला, ये घसीट के समान है। मिश्रित यानी कि अब तक मैंने आपको जितने भी 14 गमक बताए हैं उनके 2 या 2 से अधिक रूपों को एकदम मिश्रण करके जब गाया बजाया जाता है उसको कहते हैं मिश्रित। तो ये थे हमारे पंचदशविध गमक फ्रॉम संगीत रत्नाकर, रिटन बाय शारंग देव जी। अब हमने दक्षिण भारतीय संगीत के 10 गमकों के बारे में जान लिया है, उत्तर भारतीय संगीत के 15 गमकों के बारे में भी जान लिया है, लेकिन अभी एक प्रकार और बच चुका है, जो कि है हमारे संगीत परिजात के लेखक पंडित अहोबल का। और इन्होंने जो है 20 प्रकार के गमकों का वर्णन किया है अपनी इसी बुक संगीत परिजात में, जिनके नाम हैं च्यवित, कंपित, प्रत्याहत, दोहराहत, स्फुटित, अनाहत, शांत, तिरप, घर्षण, अवघर्षण, तिकर्षण, स्वरस्थान, अवग्रह, कर्तरी, पुनः स्वरस्थान, स्फुट, शनेमचा, सुढालु, हम्फित और मुद्रा। तो ये सारा गमक का टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। बेसिकली जितने क्वेश्चन आ चुके हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमको पता होनी चाहिए इस टॉपिक में, वो सब मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सवाल है, ओमकार, ईकार एवं गंपित गमक का प्रयोग किस गीति की विशेषता है? शुद्धा गीति, भिन्ना गीति, बेसरा गीति या फिर गौड़ी गीति? तो इस सवाल का सही जवाब मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। मैं तो इसका डिटेल में सलूशन बता सकती हूँ, जवाब तो आपको ही बताना पड़ेगा। वीडियो को अच्छे से सुनना, समझना, सारा आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है गीति। तो गीति होती क्या है? गायन योग्य रचना जो वर्ण, पद और लय से युक्त हो उसे कहते हैं गीति। नाट्य शास्त्र के 31वें अध्याय में गीति का वर्णन दिया गया है। और गीति होती है 2 प्रकार की, एक होती है स्वराश्रित, एक होती है पदाश्रित। स्वराश्रित यानी कि जो स्वर पर आश्रित हो, स्वर प्रधान हो, और पदाश्रित यानी कि जो पद पर आश्रित हो, पद प्रधान हो, यानी कि जिसके अक्षरों में, जिसके पद पर ज्यादा प्रधानता दी गई हो। अगर पदाश्रित गीति की बात की जाए तो ये 4 प्रकार की होती है, मागधी, अर्धमागधी, संभविता और प्रथुला। बेसिकली पदाश्रित गीतियों के बारे में तो नाट्य शास्त्र में उल्लेख है, लेकिन स्वराश्रित गीतियों के बारे में इन्होंने ज़्यादा बातचीत नहीं की है। और अगर इन पदाश्रित 4 गीतियों को थोड़ा सा समझे तो जो ये मागधी गीति है ये विलंबित, मध्य और द्रुत
3 प्रकार की लय में क्रमानुसार चलती है। अर्ध मागधी की बात की जाए तो मागधी के जो आधे समय में गाई जाने वाली गीति है उसे कहते हैं अर्ध मागधी। समझ में आ रहा है ना, आधा मागधी। संभाविता यानी कि संक्षेपित पदा, संक्षेप किए हुए पद और गुरु अक्षरों की प्रधानता। गुरु क्या होता है? दीर्घ, विस्तृत। प्रथुला, लघु अक्षरों की बहुलता, ह्रस्व अक्षरों का प्रयोग। लघु अक्षर क्या होता है? तो अल्प, छोटा। तो ये चारों पदाश्रित गीतियां मागधी, अर्धमागधी, संभविता, प्रथुला, ये सब हमने समझ ली है। अब बारी है स्वराश्रित गीतियों की। इनकी संख्या है 5, जिसमें 2 और जोड़े मतंग मुनि ने। स्वराश्रित गीतियों में सबसे पहले है शुद्धा, विकृत रहित, मधुर, शुद्ध और सीधी। और अगर भिन्ना की बात की जाए तो भिन्ना का अर्थ ही निकाला गया है विकृत, यानी शुद्ध की एकदम विपरीत। वक्र गति और सूक्ष्म गमकों का प्रयोग इस भिन्ना गीति की कलात्मकता है। गौड़ी गीति की अगर बात की जाए तो कंपित गमक से युक्त, द्रुत गति से मद्र स्वरों का उच्चारण, नियमित रूप से कंपन और गमक के साथ तीनों सप्तकों में स्वर लेना। अहोटी से स्वर लिए जाते हैं। अहोटी मीन्स हृदय में जब हम ठोड़ी को टिकाकर कंपन लेते हैं उसे कहते हैं अहोटी। और अगर बेसरा गीति की बात की जाए तो बेग स्वरा यानी कि वेग गति, यानी आंदोलन के साथ स्वरों को द्रुत लय में गाना। चारों वर्णों में वेगवाद यानी द्रुत गति में प्रयुक्त स्वर, इसको राग गीति भी कहते हैं। और अब साधारणी, तो भाई ऊपर जो मैंने आपको 4 बताए ना, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, इन चारों को मिला दो, क्योंकि इन चारों का ही जो मिश्रण है उसे कहते हैं साधारणी। यानी एक बात याद रखना कि इन जो चारों गीतियों की जो अपनी अपनी क्वालिटीज है ना, ये सारी क्वालिटीज इस साधारणी में दिखेगी। यानी शुद्धा की शुद्धता भी दिखेगी, भिन्ना की वक्रता भी दिखेगी, गौड़ी का कंपन दिखेगा और बेसरा का वेग भी दिखेगा। 5 गीतियां हमने समझ ली है। अब अंतिम की 2 गीतियां जो कि मतंग द्वारा दी गई हैं, जिनका नाम है भाषा विभाषा। भाषा गीति में जो है काकु प्रयोग प्रधानता है, यानी ये भाव प्रधान है। और अगर विभाषा की बात की जाए तो ये रसानुकूल है, यानी इच्छा अनुसार गमकों का प्रयोग रस के साथ किया जाता है, रस प्रधान है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2 मास्टर टॉपिक है, गमक और गीति, इन दोनों को ही मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया है। एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन बनता है उसके अकॉर्डिंग A to Z टॉपिक एकदम क्लियर मैंने आपको करा दिया है। तो अब जितना हो सके इसको सुनो, समझो और नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी कोई और टॉपिक हो जिसको आपको डिटेल में जानना समझना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखना। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद गमक से रिलेटेड और गीति से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला है। ऐसे ही वीडियोस को बार बार देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन मी फॉर अ रेगुलर स्टडीज। If you found this informative, then do like, share, subscribe and comment and be regular.